10th में 85% आए थे, 12th में 94.5% आए थे. If anybody is not comfortable with English, तो एक बार मुझे chat box पे बता देना, ठीक है. So then I scored 94.5% in class 12, and then came the turning point. अभी actually turning point तो नहीं, but then came a time कि I was very confused on what should I do. So I thought of doing MBA, I thought of doing just BCom, I thought of helping my father with his business, I thought of doing CA, I thought of doing 10 things. But I wasn't sure of what I wanted to do. I was absolutely clueless about what I actually want to do. So there was this coaching I was going, and I was taking my coaching classes of class 12 from a teacher who actually teaches chartered accountant accountancy courses as well. So वहाँ पे ना फॉर्म बट रहे थे, जो वहाँ पे हमारी कोचिंग में फॉर्म बट रहे थे. आई थॉट मैंने फॉर्म ले लिया, एंड आई वाज लाइक कि चलो यार करते हैं. मतलब अब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कुछ बेसिस नहीं था, फॉर्म बट रहा था और ले लिया था और कर लिया था और हो गया था, ऐसा नहीं था. बट हाँ, बिकॉज मेरा अकाउंट्स और मैथ्स में इंक्लिनेशन उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, तो मुझे लगा कि चलो लेट्स गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. ठीक है, मतलब उस टाइम पे ना काफी चीजें दिमाग में होती है कि इंटरेस्ट एरिया भी है और ज्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो चलो यही कर लेते हैं. मतलब ऑनेस्टली ये सारी चीजें सबके दिमाग में आती है. देन आई स्टार्टेड. सीपीटी तो आराम से क्लियर हो गया था, तो आई थिंक 152 154 ऐसे कुछ आए थे, तो वो आ गया था. कुछ बोलते हैं ना उसको, जैसे एग्जेम्पशन बोलते हैं वैसे. डिस्टिंक्शन. हाँ, डिस्टिंक्शन आ गया था. देन उसके बाद IPCC, आई थॉट ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप्स. उस टाइम पे मेरे जो टीचर थे उन्होंने भी मेरे को यही सजेस्ट किया था कि तुम बोथ ग्रुप दे दो, बिकॉज कंसिस्टेंटली एक अच्छा मतलब रिकॉर्ड रहा था, इस वजह से शायद उन्होंने ये सजेस्ट किया था. तो मेरे 421 मार्क्स आए थे 700 में से, एंड आई क्लियर बोथ ग्रुप्स ऑफ IPCC. Am I not audible, guys? No, you are, and yes, you are audible. Okay. Please continue. I think Ayush, आपके end पे there's something. Okay, Malik, I will also add on to that. हाँ जी. So then I completed my IPCC. सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था. I was going very मतलब मैं बहुत खुश थी. दिशा CPT पास कर लिया, 12th में बहुत अच्छे नंबर ले आई तुम, फिर उसके बाद तुमने IPCC में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. So I was very happy with myself, very confident about myself. अब आता है मेरी लाइफ में ट्विस्ट. अब क्या हुआ, मैंने दिया CA फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट. बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं अपने आप को लेकर के. मैं ही नहीं, मेरे पेरेंट्स, मेरे ऑफिस में जो मेरे सर थे, मेरे प्रिंसिपल थे, मेरे आसपास के जितने भी कोलीग्स थे, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स, एवरीबॉडी वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें दिशा पे तो पूरा कॉन्फिडेंस है और दिशा कर लेगी. ठीक है, मेरे भी दिमाग में वो चीज मैंने बैठा ली थी. दैट वाज अ माइंडसेट फॉर मी कि हाँ दिशा तुम कर लोगी. ठीक है, यू हैव ऑलवेज बीन सो गुड इन एवरीथिंग और तुम कर लोगी. मतलब एक कह सकते हो काइंड ऑफ मतलब एक इम्प्रैक्टिकल सा एक थॉट बैठ गया था दिमाग में कि हाँ दिशा तुम कर लोगी. ठीक है, तो मैंने मेहनत बहुत करी थी. सो मेरे को 5 मंथ्स की लीव मिली थी और मैंने 5 मंथ्स बहुत मेहनत करी थी. हार्ड वर्क मैंने बहुत ज्यादा करा था, बिकॉज मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ती थी रोज. फिर उसके बाद मैंने अपने एग्जाम्स, जब आई थिंक मई में मेरे एग्जाम्स थे और अप्रैल का महीना आया, और अप्रैल के महीने में आई वाज टोटली लॉस्ट. मैंने अपनी बुक्स उठाई, मैंने पढ़ना चालू किया, मैंने रिवाइज करना चालू किया, एंड आई वाज मतलब मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, बिकॉज मैंने प्रॉपरली रिविजन्स बीच में नहीं करे थे. एक कंटिन्यूअस स्पैन पे मैंने रिविजन्स नहीं किए थे. तो अब मेरी लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा फेलियर. सो मैंने एग्जाम दिए किसी ना किसी तरह. वो जो 16 दिन का प्रेशर था वो मुझसे बिल्कुल नहीं लिया जा रहा था, जो बोथ ग्रुप का प्रेशर था. ठीक है, मैं उन 16 डेज आई कुडंट स्लीप फॉर दोस 16 डेज. आई वाज वेरी मतलब पजल्ड. मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, कि दिशा तुमने इतनी मेहनत करी है, सब लोग इतना एक्सपेक्ट करे. मतलब 10 टाइप के थॉट्स, सबके प्रेशर्स मैंने अपने दिमाग में ले लिए थे. अपने बारे में नहीं, सबके एक्सपेक्टेशंस के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी. फिर मैं फेल हो गई और मेरे 231 मार्क्स आए थे सिर्फ आउट ऑफ 800. तो मैं और ज्यादा अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नेगेटिव में जा चुका था. तो आई हैड टोटली लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ. वो जो बिलीव इन योरसेल्फ वाली थ्योरी होती है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी थी. फिर उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में, जब मैंने सोच लिया था कि मेरे को एग्जाम देने ही नहीं है, तो बट देन आई थॉट कि चलो दिशा कोई नहीं, एक ग्रुप दे दो, बोथ ग्रुप नहीं देना है तो एक ग्रुप दे दो. फिर एक ग्रुप दिया, फिर से फेल हुई.
आई थिंक 150 कुछ आए थे आउट ऑफ 200, मतलब 200 पासिंग में से, तो नहीं क्लियर हो पाया। फिर उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ा अपने आप का कॉन्फिडेंस थोड़ा मैंने बेटर कर लिया था और मैंने दोनों ग्रुप्स दिए एंड देन आई स्कोर्ड 363 के करीब कुछ मार्क्स आए थे, तो फिर से फेल हो गई। तो 3 अटेम्प्ट हो गए थे, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं आई थी, कुछ भी रे ऑफ होप या रे ऑफ लाइट नहीं दिख रही थी एंड मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, मुझे बहुत एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे और मेरे साथ हर वो चीज हुई थी जो एक बहुत ही सुपर डिप्रेस्ड सीए स्टूडेंट के साथ होती है। फिर मैंने किसी तरह अपने कॉन्फिडेंस को वापस लेके आई, मैंने बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखे, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी मैं, बट मैंने अपने आप के स्ट्रैटेजीज पे बहुत ज्यादा वर्क अपॉन करना स्टार्ट किया, वो भी मैं बताऊंगी आपको डिटेल में आगे जाकर के जब हम क्वेश्चंस टेक अप करेंगे। तो फिर उसके बाद फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में जा करके मैं क्लियर कर पाई जब मेरे 440 आए थे 800 में से, और मेरे दोनों ग्रुप एक साथ तभी क्लियर हुए थे। And then I had that sense of motivation and I had another sense of this feeling कि भाई मैंने जितना सफर किया अपने सीए जर्नी में, मैं नहीं चाहती कि और कोई इस चीज से सफर करे। Then I started my YouTube channel सीए दिशा मकीजा के नाम से and I started posting videos there, अभी भी वो है and it is an ongoing event that is there. Then I started with an academy पे मैंने teaching start करी cost management accounting की। Then I started with Instagram channel also CA Disha Makija se, and now finally I have announced my classes for cost and management accounting. So मतलब जर्नी बहुत ज्यादा सीए स्टूडेंट स्पेसिफिक मैंने अपनी बना ली थी बिकॉज आई डोंट वांट कि मैंने जो गलतियां करी वो कोई और करे। सो दिस वाज अबाउट माय जर्नी एंड आज का मेरा एक यही सोल मोटिव है इस पूरे के पूरे लेक्चर का कि मैं आप लोगों को जो गलतियां मैंने करी थी वो आप में से एक भी बच्चा वो गलती तो बिल्कुल भी ना करे। सो दैट इज व्हाई वी बोथ आर हियर। आशीष ने ऑडिट में 76 स्कोर किया था, ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट, एंड मैंने ऐसा कुछ सुपर वो तो नहीं किया था, बट स्टिल वो फेलियर से टैकल करना आई थिंक वो एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। सो आई थिंक दैट इज अबाउट माई सेल्फ। So I think Ashish, we can start with the main agenda of the session now. Yes. I will just brief around that, and then we can just display the PPT, and then we can move ahead. So, guys, what we have done for you all is हमने एक story setup किया है जिसपे ना एक बंदा है राहुल नाम का, ठीक है। अब उसके हर स्टेज को हमने ये डाला है कि भाई कैसे उसने एक एक स्टेज अपने सीए के पार किए। सो उनको जब हमने ड्राफ्ट किया है तो वी हैव इंश्योर्ड दैट लाइक द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव पुट ऑन द गूगल फॉर्म्स, like it is something which is covering all the questions, most of the questions till yesterday night we had. So we will be sharing Rahul's journey in form of Q&A session, and accordingly there would be some questions where we will be seeking inputs from you in form of MCQ answers. So you will be given a, let's say we will be reading out the question, and then you will be given somewhere around let's say 40 or 45 seconds to give your comments, like as in अगर आप राहुल की जगह होते तो आप वहाँ पे क्या लेते। So, and उसके बाद we will come up with each and every answer, solutions to them, and then we can move ahead with the session. I hope you guys will enjoy this case study format, and let us know, like in case you have any questions in between, you can always put it in the chat box, and we are happy to take them. I think, Disha, can you please share your screen and present the case study to them? Yes, Ashish, just a second. Sure. So can you guys can you see my screen, Ashish? Not yet. I have already started sharing it. It's appearing as your screen sharing. Disha, it's visible. Okay. Ashish, I don't know. It's not appearing at mine. I will just let you know once. Not yet. I will just let you know once it's visible, or else I will just download it on my phone also. Just give me a second. Yeah, it's visible now. Okay. चलो perfect. Start करते हैं फिर. So I'll just take you through the beginning of the story. So Ashish, begin करें? हाँ एकदम. हाँ. Okay. बच्चे वेट कर रहे हैं. So the case study goes like this. So Rahul, नाम तो सुना ही होगा, has just passed his examination for CA Foundation and is going to prepare for CA Intermediate. He is scared of the fact that the CA examinations are one of the toughest examinations one could give.
While planning for his CA tuitions, he came across multiple coaching modes and is now confused regarding which mode to choose. Below mentioned are the options which he had. Let's find out what we can suggest. So I would like you all to answer in the chat box. What would you suggest, Rahul, कि उसको कौन सा mode of coaching choose करना चाहिए या mode of study choose करना चाहिए? The first being self study from ICI material. Second is notes of private tutors. Third is taking face-to-face classes, and fourth is taking online or pen drive classes. So you guys have around 30 to 40 seconds to answer this. Okay, we have started getting answers. Some are saying take face-to-face classes. Some are saying take online stroke pen drive from ICI material. D and A is a common answer, which I think we are getting on. C and D is there, taking face-to-face classes and taking online stroke pen drive classes. That could be a good blend. Then you have D, taking online stroke pen drive classes. I think most of them are answering D. Guys, you have 10 or 15 more seconds. Yeah, you have 10 or 15 more seconds, guys. Please put in your comments. Then we will move down to discussing each and every one of them. I think most of them are saying D. Yes. Okay. I think Ashish can tell Rahul कि Rahul को क्या करना चाहिए. Ashish, please. Right. See, now like we are in Rahul's shoes. Like when you're deciding, you have to consider 3 to 4 factors in your mind. Like first, when we see आप कहाँ पे हो, as in location, like whether location is a barrier for you or not. And then second is cost is also something very important. Third is आप में like how much of like enthusiast you are, as in आपको एक बार कोई चीज पढ़ने से याद हो जाती है या फिर देयर आर पीपल जिनको पढ़ते ही याद हो जाता है, समझ आ जाता है, एंड देयर आर पीपल जिनको चीजें समझने में दिक्कत होती है, दे प्रेफर कि कोई समझा दे. तो इन सब 4-5 चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो कि यार किस बोर्ड का कोचिंग जाए. लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट स्टडी फ्रॉम आईसीआई मटेरियल, दिस इज अ हाई, तो अगर आप इसे पढ़ ले तो ये तो ग्रंथ है पास होने के लिए. बट द थिंग इज आईसीआई का मटेरियल इज नॉट दैट इजी टू कॉम्प्रीहेंड. एंड जैसे जैसे आप लेवल पे ऊपर बढ़ते जाते हो फ्रॉम फाउंडेशन टू आईपीसीसी फाइनल, वो मॉड्यूल और कॉम्प्लेक्स होते जाती है. तो इट इज हाईली रिकमेंडेड, बट या इट कुड बी ब्लेंडेड विद समथिंग. आप स्टैंड अलोन खाली स्टडी मटेरियल पढ़ते हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. बट या अगर आपके पास कोई समझाने वाला है जो आपको कंसेप्ट समझा देता है, उसके बाद अगर आप आईसीआई मटेरियल को रेफर करते हो तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड, राइट. एंड सेकंड, कमिंग डाउन टू नोट्स ऑफ प्राइवेट ट्यूटर, ये सिमिलर लाइंस है ए और बी. अगर मैं बात करूँ, आप अगर नोट से भी पढ़ रहे हो तो अगर आपको वो नोट्स कोई समझा दे तो वो बहुत बेटर रहता है, तो आपको समझ में आ जाता है एग्जैक्टली क्या चीज है. ऑप्शन नंबर सी है टेकिंग फेस टू फेस क्लासेस. यार ये मेरे साथ हुआ करता था. मतलब मैं ना वर्चुअल मोड पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता था. जैसे मैंने प्रवीण शर्मा की क्लासेस तो ली थी फाइनल में, बट मेरे को संजय सराफ सर का क्लास ज्यादा इसलिए पसंद था क्योंकि मैं उनका लाइव क्लास अटेंड करता था. मतलब नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी टीचर्स, बट या एक पर्सनल वो हो जाता है मेरे को कनेक्ट व्हेन यू विद अ टीचर जो लाइव पढ़ा रहा होता है. तो ये सबका पर्सनल अपना ओपिनियन होता है कि लाइव जाना है या ऑनलाइन क्लासेस लेना है. एंड टेकिंग ऑनलाइन स्ट्रोक पेन ड्राइव क्लासेस, आई वुड से ये बहुत अच्छा बून है आप लोगों के लिए जिसको आपने यूज करना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, हम लोग आर्टिकलशिप में ऑलरेडी परेशान रहते हैं, तो ये आपको क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. यार चलो आप ऑडिट के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हो, हाँ चलो ठीक है, ऑडिट खत्म हो गए, 7-8 बजे तक आपने काम कर लिया, उसके बाद अब 2 घंटे गेस्ट हाउस में बैठे हो या होटल पे बैठे हो तो तब भी क्लास कर लिया आपने. लोकेशन बैरियर जो है उसको वो खत्म कर देता है. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव टूल. तो मतलब आई हैव सीन समवन कमेंटिंग कि डी और ए का ब्लेंड होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन और स्टडी मटेरियल. आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन ब्लेंड का, जो आप यूज कर सकते हो. क्लासेस इवन दे आर वेरी इफेक्टिव, आप चाहो तो उसके थ्रू भी सब कुछ कर सकते हैं. एंड फ्रॉम अ कॉस्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो दे आर वेरी गुड. कॉस्ट लेवल पे वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो आपके पॉकेट में उतना बड़ा होल नहीं करता है वो. एंड करेंटली द क्लासेस आर priced a bit hefty if you see. So I think that would be all from my end when you select a tuition or like a mode to enter into. Disha, is there anything you want to add on this? नहीं, आई थिंक आशीष बस परफेक्ट है. बस यही एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आईसीआई मटेरियल को ना मैंने भी
अपने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आईसीआई मटेरियल को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया था एंड अल्टीमेटली मैं वहीं पे जाकर के फंसी थी कि एग्जाम में वो लोग को प्रेजेंटेशन उसी के हिसाब से चाहिए होती है, पॉइंटर्स उसी के हिसाब से होनी चाहिए, तो हमेशा उसको ना साइड बाय साइड लेके चलना चाहिए। इवन इफ यू आर टेकिंग पर्सनल ट्यूशंस विद सम ट्यूटर्स, तो फिर आईसीआई मटेरियल को जरूर ध्यान में रखो। राइट, सो आई थिंक अब राहुल को पास करा दे फाउंडेशन, आप लोग क्या बोलते हो? सॉरी, इंटरमीडिएट पास करा दे या नहीं कराए, या अटेम्प्ट लगवाने हैं? बताओ गाइस, क्या करना है? राहुल को आईपीसीसी एक बार में पास कराना है या अटेम्प्ट लगवाने हैं? पास करवा पास देते हैं। करवाने बोल रहा है अमन। अब अमन कह रहे पास करवा दो, चलो ठीक है अमन, तुम्हारी बात मान ली हमने। ओके, so good job guys, Rahul has passed गुड जॉब गाइस, राहुल है। examinations. Yes, so but now he is worried about the selection of articleship firms, so he came across the following alternatives to select from. First is articleship उसको एक small firm से करनी चाहिए, या फिर आर्टिकलशिप मिड साइज या कंसल्टेंसी फर्म से करनी चाहिए, या फिर आर्टिकलशिप करनी चाहिए फ्रॉम बिग 4 और जीटी, या फिर डमी आर्टिकलशिप करवा दें राहुल को। And then we have these two alternatives also available. Alternative 1 is Rahul is having his regular college, and alternative 2 is Rahul is done with his college and now he is pursuing CA. So Ashish can guide Rahul again कि राहुल को क्या करना चाहिए। Yes Ashish. Right, but I will expect them to answer like इनका क्या ओपिनियन है जो है, मतलब हमारे पार्टी। Yes, so क्या ओपिनियन है, कहाँ से करनी चाहिए आर्टिकलशिप? Another 30 seconds for you guys to answer. Right, I think सबको बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी है क्या? यार मत करो, बिग 4 से आर्टिकलशिप चाल ले लेते हैं। ए, बी और सी, अच्छा जी। बी, मिड साइज को बहुत, बिग 4 बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। राइट, यस राशि, आई थिंक मेरा आंसर राइट, आई थिंक पहनी है क्या? यार मत कर। मिड साइज को बहुत, मेरा भी आंसर ए के और इंक्लाइन रहेगा। ओके गाइस, आई थिंक दैट विल ऑल, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। आई कुड सी बिग 4 से बहुत क्या क्या हुआ? मैं कह रही थी मैंने एक चीज मिस कर दी कि जॉनी राहुल को रैंक दिलवाना चाहता है इंटरमीडिएट में। यार नहीं, राइट, सो वी स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे वाले से, डर्बी आर्टिकलशिप। भैया नहीं सजेस्ट करते हम, ये इलीगल है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो डिग्री चल जाएगी, पास भी हो गए तो उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर 2, बिग 4 या फिर ग्रांट थॉर्ंटन के साथ। यार बिग 4 के साथ दिक्कत क्या है? लेट्स से अगर आपको पता है कि आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड में अपना करियर बनाना है, क्योंकि बिग 4 में आप डिपार्टमेंट स्पेसिफिक काम कर रहे होते हो। ठीक है, लेट्स से अगर आप टैक्स के फील्ड में हो तो आप टैक्स में काम कर रहे हो, अकाउंट्स में हो तो ऑडिट में हो तो ऑडिट की काम कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट में हो तो इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें डिपार्टमेंट स्पेसिफिक में हो आप उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक का काम कर रहे होते हो। तो आई थिंक ये मतलब एज एन एट दैट स्टेज आप मतलब सी मार्केट का अगर मैं बात करूं, हाँ अगर मैं मार्केट का बात करूं, ठीक है, बिग 4 को बहुत इज्जत मिलती है, उनके बंदों को इज्जत मिलती है। क्यों यार? क्योंकि वो 3 साल अपने आप को गंदे तरीके ग्रिल करा के आ चुके होते हैं। राइट, ठीक है, तो ये एक बहुत ही रिस्की सिनेरियो होता है बिग 4। ये लोग बिग 4 करते हैं लेट्स से जिनको पता है कि हाँ मेरे को लाइफ में ऐसे ही मूव करना है, तो इट्स ओके, आप जाओ बिग 4 जाओ, जीटी जाओ, दैट इज हाईली रिकमेंडेड, करो। बट इट इज अगेन अ पर्सनल चॉइस कि आप यार कितना एफर्ट डालने को तैयार हो, क्योंकि अल्टीमेटली सीधा बात है, आप जब सीएम में घुसे हो तो आपका गोल होता है फाइनल पास करना। बट या अगर आप बिग 4 से आर्टिकलशिप करते हो तो यार ठीक है, आपके काफी बार अटेम्प्ट हो जाते हैं कि लेट्स से आपने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए, चलो कोई बात नहीं, बिग 4 का बच्चा है, बिग 4 ने सता रखा होगा इसको, तो सीरियस के अल्टीमेट अटेम्प्ट्स लग गए, तो वो छोड़ के रिक्रूटर आपको थोड़ा सा इज्जत ज्यादा दे देता है। फिर ये है बिग 4 से आप जाते हो तो लोगों को ये लगता है अच्छा से काम आता होगा, बट वो काम आपको एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो इफ कमिंग डाउन टू ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि आर्टिकलशिप मिड साइज या फिर कंसल्टेंसी फर्म से करना है, तो इसमें भी सिमिलर लाइन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस जो मतलब या फिर कंसिडरेशन जो मैं बता रहा था बिग 4 या फिर जीटी के लिए, क्योंकि इनमें भी कितने बार यही होता है कि आपको एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक काम दिया जाता है। राइट, तो अब उसमें भी डिपेंड करता है। लेट्स से अगर मैं बात करूं दिल्ली के कुछ बड़े फर्म्स, एसएस कोठारी का बात कर लो या एसएनबी का बात कर लो, तो इनमें भी या आयुष दैट इज
परफेक्टली करेक्ट ग्रिलिंग होती है, बट यार बिग फोर लेवल की ग्रिलिंग कहीं नहीं होती है। बिग फोर वाले, मैंने काम किया था जब मैं इससे पहले ईवाई पे था, तो मेरे को याद है मैं मेरे अंडर जो आर्टिकल्स होते थे यार, मैं उनको बैठाया करता था 9 9 9:30 बजे तक रोज, क्योंकि यार काम इतना होता था। एंड वो ग्रिलिंग मैं जानबूझ के नहीं करता था, बट करना पड़ जाता था बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द वर्क एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वर्क, कि भाई क्योंकि उनके स्टैंडर्ड जो होती है ना काम का, वो डिलीवरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी चीज को बहुत स्ट्रांग करना है या डिलीवर अच्छे से करना है, तो आपको टाइम लगेगा ही। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग, राइट? सो मिड साइज एंड कंसल्टेंसी फर्म्स इज अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे आपको सीखने को काफी कुछ मिलता है, बट या यहाँ पे भी वो कितने बार डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वाला कंसिडरेशन आ जाता है। टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल फर्म, मैंने खुद पर्सनली स्मॉल फर्म से काम किया था, जहाँ पे यार टाइम वॉज वेरी कंसिडरेट, कि हाँ मैं 10 से 6 या 10 से 5 जो भी होता था उस पर मैं काम करता था। सीखने को काम बहुत अच्छा मिलता था। लाइक लेट्स से मैंने इनकम, मेरे को आज के डेट इनकम टैक्स रिटर्न लगाना भी आता है, रेसिडेंट का भी आता है, नॉन रेसिडेंट का भी आता है, मैंने स्क्रूटनी के केसेस भी हैंडल किए हुए हैं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी किए हुए हैं, ऑडिट भी किए हुए हैं, इंटरनल ऑडिट भी किया, मैंने अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं, मैंने टैली में एंट्रीज भी पास की हुई है। तो यार विविडनेस जिसको बोलते हैं ना, कि यार आपको सीखने को सब कुछ मिल जाता है। बट या इसमें क्या है, लेट्स से आपने अगर बिग फोर में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आप जब बिग फोर में काम कर रहे हो तो लेट्स से आप 50,000 करोड़ की बैलेंस शीट संभाल रहे हो। बट यार जब आप ये छोटे फर्म में काम कर रहे हो, तो आप मे बी 50 करोड़ 10 करोड़ की बैलेंस शीट संभाल रहे हो, लेकिन यार अल्टीमेटली बैलेंस शीट बनेगी तो इंड एएस के बेसिस पे ना, फंडामेंटल्स तो वही रहेंगे, ग्रुपिंग रीग्रुपिंग चेंज हो सकती है, राइट? एक सेकंड, एक हर्षिता का क्वेश्चन आया, आई विल टेक दिस राइट अवे। सर, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जिस्ट इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ बिग फोर? यार डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर बताऊं ऑडिट में क्या होता है, स्टार्ट ऑडिट का अगर मैं बात करूं, स्टार्ट ऑडिट में अगर आप हो तो भाई अप्रैल से लेके सितंबर तक तो आप भूल ही जाओ कि आपके जीवन में शांति आने वाली। इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन में आप आ जाओ, डायरेक्ट टैक्स में भी अगर आप रहते हो तो यार हर 3 महीने में आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है। कॉप टैक्स में अगर आप हो, हर तीन आशीष महीने में एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है। आशीष फिर कहीं ना sorry to टैक्सेशन में interrupt आप आ you. जाओ, डायरेक्ट टैक्स में भी अगर आप होता है, फिर कहीं ना यस यस There's an internet connection, like network error from your side. फ्रॉम माय साइड? Yeah. Okay, just give me a second, please. Can you hear me now? Yes, Ashish. Okay, just give me a second, please. Like, can you hear me now? Yes, perfect. Sure. So basically all these अब क्या है, इस पे अगर मैं DTIDT की बात करूं, तो यार इतने ड्यू डेट्स आ जाते हैं ना, डेट आएगा तो आप समझ लो मंथ के 15 डेज तो आप प्रेशर में हो ही। तो प्रेशर बिग फोर में ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली रहता है। लेट्स से आप रोज दिन के 7 8 9 बजे तक तो काम कर रहे हो। एंड डिपेंड करता है, टीम टू टीम भी डिपेंड करता है कि यार कहीं प्रेशर होता है कहीं नहीं होता है। तो इट्स ऑलवेज अ बिट डाइसी, की मतलब आई कैन नॉट कमेंट कि हमेशा प्रेशर रहता है, बट या मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर रहता है बिग, ठीक है? तो लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय फर्म, लाइक माय प्रिंसिपल वाज वन ऑफ द जेम काइंड ऑफ पर्सन, जो मतलब इफ आई रिमेंबर मेरा कॉलेज होता था मॉर्निंग कॉलेज, सो बेसिकली आई यूज्ड टू रीच ऑफिस बाय 9:30 और समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद मैं क्या करता था, सीन्स ऑलरेडी और सब थोड़े लेट से आते थे मेरे साथ, जो मेरे को आर्टिकल्स थे एंड ऑल, तो आई यूज्ड टू गो एंड स्लिप देयर फॉर हाफ एन आवर एंड माय प्रिंसिपल नेवर यूज्ड टू से मी एनीथिंग। एंड ही वाज सच अ नाइस पर्सन दैट व्हाट यूज्ड टू हैपन, लाइक वो हमें खुद बोलते थे कि हाँ ठीक है 5 बज गया, घर जाओ, 5:30 से ट्यूशन है। So see, these kind of things happens in small firm only, like where the principal is concerned about you, कि यार आपको अल्टीमेट गोल बच्चे का क्या है, सीए पास करना। यार काम तो ठीक है, जॉब लग गया उसके बाद भी सीख लेंगे। So these all things you will only find in small firm. But yeah, again अगर मैं बात करूँ चारों का, तो चारों का like तीनों का, चौथा ऑप्शन is something very much completely ruled out। अगर मैं इन तीन ऑप्शंस का बात करूँ ना, तो इन तीन ऑप्शंस में ऐसा है कि यार आप समझो पर्सनल चॉइस पे बहुत डिपेंड करता है, आप कितना एफर्ट पुट इन कर सकते हो। लेट्स से आपने अगर बिग फोर में काम करना है, आपने दिन के 8 9 घंटे काम कर लिया, 10 घंटे काम कर लिया, उसके बाद अगर आप में कैपेसिटी होती है कि आप घर जाके काम करना चाहते हो, घर जाके आप अपना काम भी करोगे, ऑफिस का ट्यूशन भी लगा लोगे, तो यार 100% जाओ बिग फोर, कोई दिक्कत नहीं। अगेन फिर कंसल्टेंसी एंड मिड साइज फर्म भी वैसे ही है। लेट्स से अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ईवाई का बात करूँ अपने टीम का, तो मेरे टीम में एसएस कोठारी एंड मेहता के अराउंड 6 या 7 लोग थे। तो आपको इन स्मॉल साइज फर्म्स के बाद क्या होता है, आपका वो खुल जाता है, डोर टू बिग फोर आराम से खुल जाता है। यस, स्मॉल फर्म के साथ ये एक रिस्क होता है, जब आप अपने इंटरव्यू पे जाते हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि आपने डमी ले रखी है। बट यार आपको अपने इंटरव्यू में ये प्रूव करना पड़ता है अपने आंसर से, अपने कंसेप्ट से, कि यार ये देखो मैंने कभी डमी नहीं लिया, मैंने काम किया, भले मैंने एक छोटे फर्म में काम किया बट काम मेरे को आता है। तो ये एक रिस्क रहता है छोटे फर्म में काम करने से।
अदरवाइज मैंने ऑलमोस्ट सारे मेरिट डीमेरिट्स बता दिए आपको। अब अगर मैं ऑल्टरनेटिव पे आ जाऊँ, ऑल्टरनेटिव 1 या फिर 2 पे, तो ऑल्टरनेटिव 1 इज राहुल इज हैविंग रेगुलर कॉलेज। यार अगर रेगुलर कॉलेज है ना, तो यार इफ आई एम नॉट श्योर, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप शायद साथ में अटेंड नहीं कर सकते कॉलेजेस, राइट? कॉलेज एंड सीए साथ में नहीं कर सकते, आई थिंक आर्टिकलशिप में कुछ इशू आता है, राइट? तो आप अकॉर्डिंगली वो कॉल ले सकते हो कि कैसे करना है या नहीं करना है। जैसे मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से हूँ, तो हमारे यहाँ क्या था, हमारा मॉर्निंग कॉलेज होता था, उसके बाद आप आर्टिकलशिप कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो वो ध्यान रख सकते हो आप। एंड अकॉर्डिंगली रेगुलर कॉलेज, एंड अगर कॉलेज नहीं है तो यार फिर तो आप अपना जिस लेवल पे हमने बात किया है उस हिसाब से आप कुछ भी सजेशन यहाँ से उठा के यूज कर सकते हो। I think there's a question Johnny say if a person is working in Big Four, there is no chance of self-study even of weekends, as rest is very much required. Completely agreed Johnny, ये हाल होता है, मैंने देखा है लोगों के साथ ये होते हैं, बट उसके बाद भी लोग करते हैं, लोग रैंक भी लेके आते हैं Big Four में काम करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी। तो ये बहुत ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक और एज एन इस पे कोई ब्लैंकेट आंसर नहीं हो सकता कि आपको आर्टिकलशिप कहाँ से करना चाहिए। तो आई थिंक लेट्स लीव इट ऑन राहुल, राहुल को डिसाइड करते हैं, हमने बता दिया है। ठीक है, चलो राहुल को थोड़ा आगे लेके जाते हैं स्टेज पे। Disha, I think we can move forward. In case you have something to add on, please add that. नहीं आशीष, I think we can move forward. हाँ जी. Sure. So thank you everyone for helping out Rahul with the selection. अब राहुल के सामने आता है सबसे बड़ा चैलेंज, जो कि आई एम वेरी वेरी श्योर हर एक सीए स्टूडेंट के दिमाग में आता है, ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे या बोथ ग्रुप्स दे. So Rahul is also worried. He is really confused with the selection and is looking for an advice from you all. So you guys have 30 seconds and I would like to put you guys to put on the chat box. What do you suggest? Single group, both group? What do you suggest? Aman both group, Malik both group, Amit is single group, Aman again both group. Okay. Rashid also depends on his level of preparation. Acha. Okay, according to preparation, but try for both. Okay. Depend upon the coaching completion status. Acha. I think Disha, you can take this one. I think we have got sufficient answers. Okay. So personally, if you ask me, तो मैं राहुल को ये एडवाइस करूंगी कि राहुल इस चीज को कुछ 2-3 पैरामीटर्स पे जज कर सकता है. सो आई वुडंट से कि राहुल को ग्रुप 1 के लिए ही जाना चाहिए या फिर राहुल को बोथ ग्रुप्स के लिए ही जाना चाहिए. पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि राहुल की प्रेपरेशन किस हिसाब से हो रखी है. That is one thing. So if Rahul is prepped up for both the groups, if Rahul has completed his coaching as well as the revisions for both groups, I would suggest Rahul can go for both groups. अगर मैं सिर्फ preparation के पैरामीटर की बात करूँ तो अगर राहुल ने कोचिंग्स कंप्लीट कर रखी है बट उसने रिविजन्स प्रॉपर्ली नहीं कर रखी है और उसके लिए कोचिंग तो उसने ली थी 1 साल पहले, बट अभी के लिए उसके लिए सारे सब्जेक्ट्स एक बराबर ही हैं क्योंकि उसने कुछ भी रिवाइज नहीं किया था. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने करा था. मैंने कोचिंग तो सारी ले ली थी बिल्कुल टाइम से, बट मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं कर रखा था और जब मेरे लास्ट 4 to 5 मंथ्स बचे थे मुझे लग रहा था मेरा सब कुछ तो हो गया, मैंने कोचिंग सारी कंप्लीट कर लिया, बस रिवीजन करना है. बट जब मैंने अपनी बुक्स उठाई तो एवरीथिंग वाज सो न्यू फॉर मी कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कुछ सब्जेक्ट्स में तो कि मैंने कोचिंग ले भी रखी थी, बिकॉज बहुत टाइम गैप आ गया था. So first thing is of course आप अपनी preparation देखोगे that how is your preparation, that is one thing. Second thing is क्या आप इतना pressure handle कर सकते हो कि आप both groups दो, क्योंकि both groups is not just giving 8 subjects but it is आपको बहुत ज्यादा mentally prep up होना पड़ता है अगर आप both groups देने जा रहे हो, क्योंकि there is a lot of hard work that you need to give is number one. आप अगर 12 घंटे 14 घंटे एक दिन में पढ़ सकते हो, अपने आवर्स ऑफ स्टडी को स्ट्रेच कर सकते हो, आप उतना प्रेशर हैंडल कर सकते हो कि आप 16 दिन लगातार एग्जाम्स दो जिसमें आप एवरी ऑल्टरनेट डे एग्जाम दे रहे हो और आप उसके जो बाकी के जो ऑल्टरनेट डेज है तब आप इतना ज्यादा रिवाइज कर रहे हो सिलेबस को, तो वो सारी चीजें आप टेक इन कर सकते हो या नहीं. अगर आपकी आदत नहीं है बैठ करके लॉन्ग आवर्स पढ़ने की तो फिर मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप बोथ ग्रुप दो. ठीक है, ऑफ कोर्स नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट फिर भी कर सकते हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि इट इज इम्पॉसिबल. बट कुछ लोगों का होता है कि मेरा बस बहुत मन है बोथ ग्रुप देने का, प्रेपरेशन हुई है नहीं हुई है वो आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मेरा मन है बोथ ग्रुप देने का. तो ये एक मतलब एक जिद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए इट इज अ जिद कि यार मैं तो बोथ ग्रुप ही दूंगा, मैं थोड़ी सिंगल ग्रुप दूंगा, तो ऐसे नहीं होता है. सो
there's a question. Let us know how much times revision is suffice for appearing in both group. So मैं आपको अपना बता देती हूँ. Both group में I think अगर आपको last 4 to 5 months of preparation मिल रहा है, तो I would suggest कि एक बार जब आपने कोचिंग में पढ़ लिया और उसको आपने एक बार मतलब अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लिया है, तो लास्ट के 4 months में आप 3 times तो रिवाइज करो. मतलब that I would suggest अगर आप both group दे रहे हो तो आपको 3 बार तो रिवाइज करना ही चाहिए. एंड ऑफ कोर्स रिविजन, यार देखो सिर्फ पढ़ना और रिविजन ही नहीं होता है. हम सिर्फ हमेशा सोचते हैं हमें पढ़ना है, हमें रिवाइज करना है, हमें पढ़ना है, हमें रिवाइज करना है. नहीं, पढ़ना है, रिवाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, पेपर देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं. पता तो चले ना कि मैं सही डायरेक्शन में जा भी रही हूँ या नहीं. अप्रैल में जाकर के मैंने पेपर दिया और मुझे अप्रैल में पता चला कि यार मेरे तो बहुत कम नंबर आए, मतलब मैंने कुछ बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां कर रही हूँ मैं. तो पेपर्स भी साथ में देते रहो हर रिवीजन के बाद, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. एक चीज बस और ऐड करूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप अगर आपका मई में पेपर है तो आप जनवरी में ही डिसाइड कर लो कि आपको बोथ ग्रुप देना है. ठीक है, आप सोच के ये चलो कि आप बोथ ग्रुप दोगे, बट आप अपना फाइनल डिसीजन फॉर्म जब आपको भरना होता है तब आप ले सकते हो. तब आप उस टाइम के प्रिपरेशन के हिसाब से जज करके अपना फाइनल डिसीजन दे सकते हो. बहुत लोग ना जनवरी से ही परेशान होने लगते हैं, मुझे बताओ कि मैं सिंगल दूं या मैं बोथ दूं. तो ऐसे नहीं होता है. मतलब व्हेन यू टाइम फॉर इट यू शुड टेक दैट टाइम. गो फॉर बोथ ग्रुप, पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही करो, बट मार्च में आकर के फिर डिसाइड करना कि एक्चुअली क्या करना है. सो दैट्स ऑल दैट आई वुड सजेस्ट टू राहुल. यार मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, मतलब एज इन दिस इज समथिंग इन कॉन्ट्रडिक्शन विद दिशा. मतलब आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन कि यार देना है तो दोनों देना है, वरना नहीं देना है. सो एक चीज मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा, लाइक जो दिशा ने बताया दैट वाज बैंग ऑन करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स. बट मैं क्या करता था, लाइक व्हाट आई आल्सो सजेस्ट, लाइक अगर कोई वैसे पर्सनल ओपिनियन मांगता है कि बोथ ग्रुप ऑफ फर्स्ट क्या करना है, तो जैसे दिशा ने बोला ना कि आप कट ऑफ उस दिन लो जिस दिन आप बैठ के फॉर्म भर रहे हो. मैं ये बोलता हूँ कि फॉर्म तो दोनों का भर दो यार, उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देख लेना, एग्जाम के पहले देखना देना एक है या दो देना है, बट फॉर्म तो एटलीस्ट दोनों का भर दो. क्या पता अगर बाद में दोनों देने का मन कर गया तो दे दिया. तो दिस इज द ओनली चेंज व्हिच आई वुड ऐड ऑन. लाइक उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग वाज बैंग ऑन. आई थिंक दिशा वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन प्लीज. यस, ओके. सो अब राहुल ने अपना डिसीजन ले लिया है, कंसीडरिंग द प्रिपरेशन, द हार्ड वर्क दैट ही कैन गिवन एंड ऑफ कोर्स द प्रेशर हैंडलिंग. नाउ दिशा फेल करा दे इसे एक बार. करा देते हैं. अब एक बार तो आई थिंक बनता है, बिकॉज़ सीए एग्जाम. राइट अब बेचारा को फेल हो ही है. ओके, सो गाइस देयर इज अ सैड न्यूज. राहुल फिर से फेल हो गया है. सो ये राहुल का फर्स्ट फेलियर नहीं है, राहुल पहले भी फेल हो चुका है, वो हमने थोड़ा स्किप कर दिया था. सो राहुल फिर से फेल हो गया है. एंड आई हैड अ वर्ड विद राहुल एंड ही सेड द फॉलोइंग टू अस, और उसने हम लोगों से ये सारी बातें कही हैं. सो आशीष कैन टेक ओवर द. ओके ठीक है, गए बेचारे के पास. यार सबसे पहला आंसर, हर बच्चा कोई अगर फेल होता है तो सबसे पहला उसका रिप्लाई यही आता है कि आईसीआई ने जबरदस्ती फेल कर दिया. यार आईसीआई को तुमसे कोई दुश्मनी थी, या आईसीआई ने किसी भी बच्चे को पास नहीं किया. आई अंडरस्टैंड इवैल्यूएशंस में कमी है, बट यार क्या कर सकते हैं आप बताओ. उसी इवैल्यूएशन पैरामीटर पे आपको अगर फेल किया गया तो वही इवैल्यूएशन पैरामीटर आपको एक दिन पास कराएगा. लेट्स से हम कितना ही कोशिश कर ले, हम आईसीआई को तो बदल नहीं पाएंगे. तो हमारे पास यही ऑप्शन है यार, हम अपने आप को बदल ले. जो उन्हें चाहिए वो उन्हें दे दे. और से इफ आई से थाली में परोस के चाहिए तो लेट्स डू दैट. थाली में 56 भोग उसको परोस के दे दो यार. उसको जिस हिसाब से आंसर चाहिए ना कि हाँ चलो ठीक है, पहले तुम बैलेंस शीट प्रॉपर बनाओ, उसके बाद एक एक का शेड्यूल बना के दो. गिव मी 1 सेकंड गाइस. सॉरी गाइस फॉर दैट. सो इट्स लाइक कि यार आईसीआई क्यों फेल करना चाहेगा. लेट्स से ठीक है, मानता हूँ 1 या 2% या फिर आप 5% केसेस आते पकड़ लो यार जिसमें आईसीआई के कारण के बच्चे फेल हुए. लेट्स से कि जो चेकर था वो उसने पेपर को ढंग से चेक नहीं किया या इवैल्यूएशन में कमी रह गई. बट यार समझो चीजों को, इस बात को आप सोच के आप कुछ नहीं कर सकते. ये आपके कंट्रोल पे नहीं है कि आईसीआई पेपर कैसे चेक कर रहा है. आपके कंट्रोल पे क्या है, आपका प्रिपरेशन, आपका लिखने का टेक्निक, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स. तो यार इन तीन चीजों पे काम करके हम पास हो सकते हैं ना. तो लेट्स डू वर्क ऑन दीज 3 स्किल्स रादर देन सेइंग दिस फैक्ट कि आईसीआई ने जबरदस्ती फेल किया है, उसने फेल किया. अब क्या कर सकते हैं, अब तो फेल हो गए ना. उस चीज के बारे में सोच के दुखी हो के कोई फायदा तो है नहीं, आगे तो बढ़ना होगा.
अब इस चीज के लिए दुखी हो कि आप 10 दिन बैठे रहोगे, उसके बाद 10 दिन बाद आएगा यार तो प्रिपेयर करना है, फिर लगेगा यार 10 दिन तो खत्म हो गए, अब कैसे प्रिपेयर करूं? क्योंकि यार समझो, आपका रिजल्ट आने के बाद और नेक्स्ट अटेम्प्ट के बीच में 3 महीने का फर्क होता है। तो आप अगर एक एक दिन भी उठाते हो ना, तो समझो यार वहाँ पे बहुत मायने रखता है एक एक दिन का। आप अभी समझोगे, जब दिशा आपको कंसिस्टेंसी के बारे में समझाएगी कि कैसे पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाना है, तब आप समझोगे यार एक एक दिन वहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ऐसे वेस्ट करोगे ना इन सब चीजों पे दिनों को, तो दिक्कत आ जाती है फिर। आई थिंक दिशा वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, सो द नेक्स्ट थिंग जो राहुल ने बोला कि भविका और अविनाश पास हो गए और मैं फेल हो गया हूँ, तो अब राहुल को इस चीज की परेशानी हो रही है या इस चीज की टेंशन हो रही है कि भाई उसके फ्रेंड्स तो पास हो गए हैं बट राहुल का क्लियर नहीं हुआ है। आई एम श्योर सबके दिमाग में ये चीज कभी ना कभी तो आई होगी। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप क्लियर नहीं कर पाए हो एंड योर फ्रेंड हैज क्लियर, तो आपके दिमाग में आता है कि यार ये कैसे पास हो गया, मैंने भी तो इसी के साथ पढ़ा था। सी व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड ओवर हियर इज कि देखो हर इंसान अलग होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपका दोस्त ज्यादा केपेबल था, बट हाँ, क्योंकि मैं आपके, पहली बात तो कंपैरिजन करना ही गलत है, ठीक है। हम मेरी और मेरे फ्रेंड की अलग सिचुएशंस हो सकती है, मेरी और मेरे फ्रेंड के पढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं। हो सकता है उसने प्लानिंग अच्छे से करी थी, मैंने प्लानिंग अच्छे से नहीं करी थी। जैसे मैंने अपने रिविजन्स प्रॉपर्ली नहीं करे थे, जैसे मैंने आईसीआई मटेरियल को फॉलो नहीं किया था, मैंने प्रेजेंटेशन अपने टीचर्स का ही फॉलो किया था, तो ये मेरी गलतियां थी, ठीक है। भले मैं उसके साथ पढ़ती थी बट कुछ डेफिनेटली टेक्निक्स में, स्ट्रैटेजीज में, प्लानिंग में डिफरेंस होगा। मैं कैलिबर पे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, हम सबके पास एक जैसा दिमाग है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि आप इनका रिटेंशन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, यार जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने अच्छे से रिटेन रहेगा। तो मैं उस चीज पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरी नजरों में आप सब लोग एकदम सेफ है। लेकिन जो टेक्निक शायद भविका और अविनाश ने अपनाई थी और जो राहुल ने अपनाई थी, उसमें फर्क था। जो गलतियां राहुल कर रहा था वो गलतियां भविका और अविनाश ने नहीं करी थी। तो सबसे पहली चीज, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, जॉट डाउन कि भाई मैंने ये गलतियां करी थी। सबको पता होता है उन्होंने क्या गलतियां करी, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें आइडिया होता है पेपर देने के बाद दैट दिस इज द वीक एरिया जिस पे हमने फोकस नहीं किया था, मैंने स्पीड पे फोकस नहीं किया था, मैंने पेपर्स नहीं सॉल्व करे थे, मैंने आईसीआई मटेरियल के हिसाब से आंसर्स नहीं दिए थे। वो सारी चीजें लिखो और अपने आप को इवेलुएट करो रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ, बिकॉज यू विल एंड अप हैविंग सो मच स्ट्रेस इन योर हेड इस चक्कर में कि आपके फ्रेंड्स पास हो गए और मैं नहीं पास हुआ। मतलब मेरा एक एग्जांपल है, मेरी एक फ्रेंड, उसको इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, ठीक है, कि उसकी फ्रेंड जो है वो पास हो गई है, और वो इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसको एक्चुअली इस चीज का डिप्रेशन हो गया था कि यार उसकी फ्रेंड कैसे पास हो गई है, और वो मेरे पास आ करके परेशान हो रही है एंड बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है उसको इस चीज की। तो इतना ज्यादा नहीं सोचना होता है अबाउट what your friends are going through. You have to focus on your life. It is your life, it is your journey, and you have to work upon your mistakes. आपके friends आकर के वो चीज नहीं करेंगे। So please focus on yourself is what I would just tell you, and stop comparing yourself with anyone else. आप बहुत ही unique हो, बहुत ही अलग हो, so you cannot just compare your result with anyone. So that's all from my side, Ashish. Sure, that was good enough, Disha. Thank you for that insights. Right, I will take up this question from Ayush. If any student prepared for one group, यार आयुष, ये strategy personally मैं अगर बोलूँ मेरे को नहीं समझ आता है यार, या तो एक दो या दोनों दो यार, ये पार्शियल वाला ना थोड़ा कम मेरे को समझ में आता है, एंड मैं थोड़ा सजेस्ट नहीं करता इस चीज को। दिशा, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सी कई बार ना क्या होता है आशीष कि मेरे पास एक ग्रुप प्रिपेयर करने का तो टाइम है, ठीक है, बट मेरे पास दोनों ग्रुप प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है। मतलब मेरे पास ऐसा टाइम स्पैन है जिसमें मैं एक से ज्यादा कर सकती हूँ बट मैं दो ग्रुप नहीं कर सकती हूँ। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि चलो मैं 1+1 एग्जाम्शन या 2 एग्जाम्शन कर लूँ। तो मेरे हिसाब से ये इसमें कुछ गलत नहीं है। कोशिश ये करो हमेशा कि आप बोथ ग्रुप दे पाओ या फिर सिर्फ सिंगल पे ही स्टिक करो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम स्पैन। बट अगर वन से ज्यादा जा रहे हो, एक ग्रुप से ज्यादा जा रहे हो और एक दो सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हो और एग्जाम्शन के लिए भी कर रहे हो, मान लो एग्जाम्शन नहीं भी आती है तो आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो मतलब मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आई वुडंट से कि ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। व्हाट आई फील कि यार लेट्स से जो आप एडिशनल टाइम अपना लगा रहे हो दूसरे सब्जेक्ट पे, उससे अच्छा आप उस एडिशनल टाइम को ना अपने उस पे लगा दो, क्या नाम है, ग्रुप 1 को फिर से रिवाइज हाँ, करने में लगा दो, ताकि आपका ग्रुप 1 तो एटलीस्ट निकल जाए।
rather than this should not be done मतलब at the cost of sacrificing revision yes of group 1. yes yes true, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। फर्स्ट ग्रुप को सैक्रिफाइस करके ये चीज बिल्कुल मत करना। Right. So now let's come to the third question. मेरे को लग रहा है मेरे बुक्स या फिर टीचर्स अच्छे नहीं थे यार। ये ना बहुत बार मैंने सुना है, लोग पढ़ के आते थे, लेट्स से उसने XYZ टीचर से पढ़ा कि यार XYZ टीचर से मजा नहीं आया, हो सकता है इसने सही से नहीं पढ़ाया होगा, मैं ABC टीचर से पढ़ूंगा। बट यार this I will conclude in one line. I would suggest you to read a single book 10 times rather than reading 10 books one time. आई होप यू गाइस आर गेटिंग द एसेंस। यार जिस बुक को पढ़ा आपने उसी बुक को पढ़ो, क्योंकि उस पर आपकी मार्किंग्स होती है, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होते हैं, कैप्शंस लिखे हुए होते हैं। यार तो क्यों मेहनत करना है नए बुक को लेके, नए बुक को फिर से करना। आई अंडरस्टैंड अमेंडमेंट आती है तो उसके अमेंडमेंट शीट्स मिलते हैं आपको, उसको यूज करो ना। आपको अगर कोई चीज पे वर्क करना है तो वो प्रेजेंटेशन पे बात करो यार। कोई भी टीचर कहीं से भी बुक बनाता है, मोस्टली वो ICI के मटेरियल या फिर लेट्स से जर्नल्स या फिर कहीं से इंटरनेट रिसर्च करके अपना बुक बनाता है। 80% कंटेंट हमेशा ICI का बुक का रहता है। तो रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट यार, आप किसी भी टीचर का बुक यूज करो, कोई गलती हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, बस यही होगा। लेकिन मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जिस टीचर का बुक फर्स्ट अटेम्प्ट में यूज किया, सेकंड अटेम्प्ट में भी उसी का यूज करो, क्योंकि उस बुक से आप कंफर्टेबल हो चुके हो, रादर देन लुकिंग फॉर कि यार ऑल्टरनेटिव बुक्स ले लेता हूँ। उससे अच्छा आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। ICI का PM उठाओ, प्रैक्टिस पैनल अब तो बंद हो गया है, ICI का स्टडी मटेरियल उठाओ, उसमें देखो उसने क्वेश्चन को कैसे कि कैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया। या आई एग्री जो जॉनी बोल रहा है कि मतलब देयर आर सर्टेन बुक्स डिजाइन्ड इन अ सर्टेन वे दैट इज फॉर इजी रिवीजन। बट यार मैंने यहाँ पे ये बोला कि लेट्स से मैं अभी रिवीजन का बात ही नहीं कर रहा हूँ यार। रिवीजन फेज के लिए भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो बुक्स लिए होंगे ना जो रिवीजन के काम आता है। लेट्स से अगर मैं मुनीश भंडारी सर का बात करूँ, उनका लॉ का जो हेफ्टी वाला बुक आता है, उसके बाद रिविजनरी बुक आता है, तो रिविजनरी बुक को आपने अपडेट किया होगा ना, क्योंकि रिविजन बुक में 100% कवरेज होती नहीं है। उस बुक का आपने गंदा किया होगा ना थोड़ा। तो आई थिंक अपने हाथ से किया हुआ चीज है ना, बहुत काम आता है। तो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट इन दिस एरिया कि भाई एक बुक को 10 बार पढ़ लो रादर देन 10 बुक को एक एक बार पढ़ो। दिशा, you can move down to the next one. Yes, आशीष। सो अगली चीज जो राहुल के दिमाग में आ रही है, सो राहुल ने से कि अब मैं CA छोड़ दूंगा, आई हैव लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस इन मी। सो राहुल बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ था। आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरे 231 मार्क्स आए थे तो मेरा कॉन्फिडेंस नेगेटिव लेवल में चला गया था। और मैंने क्या किया था, आई स्टार्टेड कॉलिंग MBA कॉलेजेस कि भाई क्या है, क्या सीन है, कैसे होता है MBA, कितना फीस है तुम्हारी। तो मैं ये सब करने लग गई थी, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि भाई मैं CA नहीं करूंगी, क्योंकि CA मेरे को इतना ज्यादा खा रहा है ना लिटरली, कि मैं अपने आप को लूज करती जा रही हूँ इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आई ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि मैं बस छोड़ रही हूँ, क्योंकि अब अगर मैंने छोड़ा नहीं ना तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लिटरली मेरे ऊपर जो हल्का फुल्का भी बचा है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल इस सिचुएशन में आ गई थी। बट देन देयर वाज समथिंग व्हिच वाज स्टॉपिंग मी टू जस्ट गिव अप। मेरे से बिल्कुल भी गिव अप हो नहीं रहा था। मैं करना बहुत ज्यादा चाहती थी कि मैं गिव अप कर दूं, बट मेरे से हो नहीं रहा था, बिकॉज मैंने वो चीज एक गोल बनाया हुआ था। आई हैड सीन इट एज माय ड्रीम। सो देन आई थॉट कि चलो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ट्राई किया। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने आप पे फोकस करना, अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट किया। मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट किया और मुझे थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। फिर मैंने कुछ इजी चैप्टर्स उठा करके उनको पढ़ना चालू किया, ताकि वापस से मेरे ऊपर मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आ पाऊँ। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा अपने दिमाग के साथ मतलब आप कह सकते हो थोड़ा माइंड के साथ प्ले करने की कोशिश करी कि मैं अपने माइंड को रिलैक्स कैसे कर सकती हूँ। इजी चैप्टर्स में अच्छे से ग्रिप बना करके, अच्छा पेपर में इजी चैप्टर्स में अच्छा स्कोर करके, जैसे धीरे धीरे करके स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आगे बढ़ी और मैंने अपना कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप करना स्टार्ट किया। मैं ज्यादा लोगों से नहीं बात करती थी, मतलब स्पेशली जिनसे मुझे नेगेटिविटी आ रही है या नेगेटिव वाइब्स आ रही है, या फिर जो फ्रेंड्स मेरे को नीचे पुश डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं करती थी। आई यूज्ड टू टॉक टू जस्ट वेरी लिमिटेड पीपल। एंड ऑफ कोर्स आई आल्सो मैंने एक चीज स्टार्ट करी थी, जिन लोगों ने क्लियर कर लिया था एंड दे स्कोर्ड विद गुड मार्क्स, मैंने उनको कॉल करके उनसे बात करनी स्टार्ट करी। उनसे मतलब मैंने टेक्निक्स पूछनी स्टार्ट करी कि आपने कैसे पढ़ा था, अपने सीनियर से आपने कैसे पढ़ा था, व्हाट डिड यू एक्चुअली डू। एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। मैंने सब्जेक्ट वाइज पेपर में लिख लिया था कि क्या क्या गलती मैंने हर सब्जेक्ट में करी थी, और मैं हर सब्जेक्ट पे टिक मार्क करके हाँ चलो दिशा, इस गलती का ये सोल्यूशन है, ये तुमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया।
सो धीरे धीरे करके मैं राहुल को भी यही सजेस्ट करूंगी कि धीरे धीरे करके अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस तुम्हें वापस लाना है, क्योंकि तुम अगर गिव अप कर दोगे ना तो शायद तुम अपने आप को उस नजर से वापस नहीं देख पाओगे। और मैं उस टाइम पे मेरी क्या हालत थी और अभी मैं क्या हूँ, मुझे पता है कितना डिफरेंस है उस चीज में। तो अगर मैं अपने आप को पिक कर सकती हूँ उस सिचुएशन से यहाँ तक आ सकती हूँ, तो आई एम श्योर आप में से यहाँ बैठा हुआ कोई भी इंसान कर सकता है। सो दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट राहुल, कि नेवर गिव अप एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ये दो चीजें तुम्हें मतलब ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, guys should also follow. So that's what I said. I said. Great one, Disha. I think yeah, CA छोड़ना is not an option. Yes, Johnny, CA needs a never back down attitude, right? I think that is an attitude that you need to fight this as like a strong battle. Like there could be see like how it's going on or something like that. Okay, I will just move down to the next one. यार इतने अमेंडमेंट्स आ गए, कैसे पढ़े, अब मैं प्लान कैसे करूँ? See, like just one thing like I like to add, like these questions form में ये जो है ना यार, ये हमने आप ही के क्वेश्चंस को उठा के डिजाइन किया है ताकि rather than चीजें बहुत बोरिंग ना हो जाए, जहाँ हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं उसका आंसर डाल रहे हैं, हमने उनको इस लेवल पे प्रेजेंट किया है ताकि मतलब क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, एक स्टोरी भी बन जाए. आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द सेशन, राइट? A thumbs up or yes from you guys will let us know that how the session is going on. Okay, thank you guys. Let's move down to the next one. इतने amendments आ गए हैं, कैसे पढ़े, अब प्लान कैसे करूं? See, so इस क्वेश्चंस पे I will cover two things कि यार फेल हो गए, उसके बाद हम पढ़ाई कैसे करें, एंड दूसरा अमेंडमेंट्स को कैसे टैकल करें. ठीक है, लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ मई और नवंबर की, ठीक है, तो मई से नवंबर के बीच में ट्रांजिशन खाली दो ही सब्जेक्ट में आता है, वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, एंड उसमें भी ट्रांजिशन का आपका जो लेवल होता है वो बहुत कम है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट साल में एक ही बार बदलता है. तो अगर मई से नवंबर है तो उसमें अमेंडमेंट्स की तो टेंशन आपको लेनी नहीं है. इंडेस में छोटे मोटे 4-5 चेंजेस आ जाएंगे, वो भी अभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में मर्जिंग चल रहा है एंड ऑल. ठीक है, एंड ऑडिट में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे, लॉ में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे, बट हाँ मई से नवंबर में चेंजेस का क्वांटम बहुत कम होता है कंपेयर टू नवंबर और मई में. ठीक है, लेट्स से अपना रिजल्ट मई का आ जाता है जुलाई में, जुलाई खत्म हो गया, आपने लेट्स से जुलाई में आपने 12 लेट्स से 20 या 21 जुलाई तक रिजल्ट आ गया. ठीक है, अब आप गलती से फेल हो गए, अब ठीक है हो गए तो हो गए, आपने अपने आप को जोन से बाहर निकाला, फेलियर को एक्सेप्ट किया, आपने जोन से बाहर निकालते निकालते आपने पूरा कर दिया. अब उसके बाद आपके बचता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि नजर जाती है. तो यार इन 3 महीनों में अगर आप ये श्योर थे कि आपने जो पढ़ाई की थी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए या फिर लेट्स से सेकंड अटेम्प्ट जो भी आपका गया था लास्ट अटेम्प्ट, उसके लिए आपने जो पढ़ाई की थी उसमें आपने अपना 120% दे रखा था, कंसेप्चुअली आप कहीं वीक नहीं हो, तो आप डे 1 से जो पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना वो रिविजनरी मोड पे स्टार्ट करोगे कि मेरे को रिविजन करना है. क्योंकि हम जब फर्स्ट रीडिंग करते हैं ना तो हम एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को अराउंड 15 दिन 10 दिन देते हैं, बट हम जब रिविजन करते हैं तो क्या होता है, हम 10 दिन में उठा के 2 सब्जेक्ट खत्म करते हैं. तो आपका हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट जो होना चाहिए ना वो रिविजनरी मोड पे जाना चाहिए रादर देन लर्निंग मोड पे. हाँ, अब लर्निंग हमें कहाँ करना है, लेट्स से हमें खुद पता है कि मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपने स्टडी प्लान को ऐसा बनाया कि लेट्स से आई टुक इट फॉर 10 डेज, 10 दिन में मैं फर्स्ट हाफ में बैठ के अकाउंट्स करूंगा क्योंकि अकाउंट्स मेरा थोड़ा वीक है. ठीक है, उसके बाद मैंने और जो सेकंड हाफ बचा उसमें 5 डेज का मैंने स्लॉट बना लिया. 5 डेज में बैठ के लेट्स से मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ूंगा और नीचे वाले 5 डेज में लॉ पढ़ूंगा मैं. तो आप ऐसे प्लान करोगे ना तो इसमें क्या है, आपने देखा 10 दिन के एंड पे आपका एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकली कंसेप्ट के साथ फिर कवर हो गया और 2 सब्जेक्ट के रिविजन हो गए. तो आप अगर इस लेवल पे थोड़ा सा प्लानिंग करके चलोगे तो आप देखोगे अल्टीमेटली आप एग्जाम के दिन के पहले आपको ऑलमोस्ट क्या हो चुका होगा कि 2 से 3 रिविजन तो मिनिमम फ्रूटफुली हो ही जाता है इस स्ट्रैटेजी से. अब स्ट्रैटेजी में एक और की फैक्टर क्या होता है, आप जैसे जैसे लेवल ऑफ रिविजन बढ़ाते हो, लेट्स से आपने फर्स्ट रिविजन जब किया तो आपने 10 डेज का ब्लॉक बनाया, तो आप जब सेकंड रिविजन करोगे तो आपको 8 दिन या 7 दिन का ब्लॉक बनाना पड़ेगा. इससे क्या होता है, क्योंकि आपको एग्जाम के पहले दिन खाली मिलता है 1.5 दिन रिवाइज करने को, तो आपको उस बोर्ड पे ना बहुत पहले से आना पड़ेगा कि कैसे कंसाइज करना है. जब भी आप रिवाइज कर रहे हो चीजों को या फिर समझ रहे हो, मेक श्योर आप बगल में लिख लेते हो. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑडिट का एग्जांपल दूंगा मैं. तो अगर आपने अगर देखा होगा पी एथिक्स से क्वेश्चन, तो पी एथिक्स से क्वेश्चन में खाली ऐसा नहीं है कि पी एथिक्स का क्लॉज आता है,
उसमें आपके स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, कारों का रेफरेंसेस भी आता है, आपकी कंपनीज एक्ट भी आते हैं। तो मैं क्या करता था, लेट्स से मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार, अब मैं क्या करता था उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट ना बगल में ही लिख देता कि अच्छा इसमें क्लॉज जाएगा, जो भी XYZ क्लॉज जाएगा, इसमें कारों का ये वाला क्लॉज जाएगा, स्टैंडर्ड ये जाएगा, ये जाएगा। तो मैं जब नेक्स्ट रिवाइज करता था ना, तो मेरे को वो हेफ्टी जो पैराग्राफ है 10 लाइन का, वो नहीं पढ़ता था मैं खाली बगल वाले कैप्शंस पढ़ता था और पार कर देता था। अकाउंट्स में भी मैं सिमिलर फैशन में करता था, 4-5 क्वेश्चन हर हर चैप्टर के होते थे, जो अच्छे क्वेश्चन होते थे, जो तो करने होते थे, जो मैं फुल फ्लेजेड देखता था, और सबको मैं क्या करता था स्पेसिफिकली मार्क कर लेता कि अच्छा ये एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट अगर मैं देख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सिमिलर अप्रोच SFM पे फॉलो होता है। जैसे मैंने संजय सराफ सर से लिया था, तो संजय सराफ सर का बुक इज क्वाइट हेफ्टी, उनके उनके बुक्स में बहुत सम्स होते हैं, तो आपको ना भाई कर्टेलमेंट बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स से एक कंसेप्ट या फिर एक चैप्टर में 50 सवाल है, तो यार 50 के 50 में कितने बार ऐसा होता है कि 20 तो रिपीटेड होते हैं, तो 20 तो ऐसे हट गए, बचे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में भी आपने क्या किया, 10 सेलेक्ट कर लिया कि हाँ अगर ये 10 कर लेता हूँ तो सारे हो गए, एंड रिमेनिंग 20 में से आपने खाली एडजस्टमेंट मार्क करके रख लिया कि ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिनको मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब अमेंडमेंट का ऐसा है यार, आज के डेट में आई थिंक अमेंडमेंट कवर करना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि जितने भी हमारे फर्टेनिटी में टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और अपना नोट्स जो है वो भी डाल देते हैं एंड अपना जो क्लासेस है वो भी डाल देते हैं। तो आई थिंक आज के डेट में हम ये बोले कि अगर अमेंडमेंट से हम परेशान होना चाहिए, क्योंकि इजीली एक्सेसिबल हो जाता है हमारे पास टीचर्स के थ्रू, तो अमेंडमेंट इज नॉट एन इशू। द ओनली इशू इज लाइक हाउ वी प्लान, एंड आई थिंक जो प्लान मैंने आपको सजेस्ट किया है, अगर आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करके अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के हिसाब से या के हिसाब से कि लेट्स से आप दिन में अगर 18 घंटा, कोई 14 घंटा पढ़ता है, कोई 12 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है, तो उस हिसाब से वो स्ट्रेच आउट करके एंड उसको रीबिल्ड कर सकता है। आई थिंक दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेगा पूरा कवरेज में भी, और टेंशन भी थोड़ा कम होगा इसके साथ। दिशा, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन दिस? नहीं, I think Ashish, you've covered all the aspects. So we can move down to the next one. Disha, I think this is your favorite question, right? अच्छा, yeah. So Rahul is asking me कि फिर से फेल हो गया है तो 4 लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन है ये 4 लोग, और इन 4 लोगों से आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है। ये 4 लोग आपकी जिंदगी में, आपके सीए जर्नी में इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, और इन 4 लोगों के ओपिनियन से अगर आप स्ट्रेस में आ रहे हो, या इन 4 लोगों के कुछ बातें करने से या कुछ कहने से अगर आप स्ट्रेस में आ रहे हो, तो ये इन 4 लोगों की प्रॉब्लम नहीं है कि वो बोल रहे हैं, बिकॉज वो लोग तो बोलते रहेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। यू विल नेवर बी एबल टू स्टॉप देयर माउथ्स। बट हाँ, उन लोगों की बातों से अगर आप अफेक्ट हो रहे हो, अगर आप उन लोगों की बातों से बहुत ज्यादा सोच रहे हो और अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती होगी। बिकॉज सी, रिलेटिव्स तो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। सो आई एम श्योर सबके रिलेटिव्स पूछते रहते होंगे, भाई तेरा क्लियर हुआ, तेरा क्लियर क्यों नहीं हो रहा, बेटा और अच्छे से पढ़ा करो एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, कुछ हद तक कई जगहों पे, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पेरेंटल प्रेशर्स भी होते हैं। ठीक है, सो पहली बात तो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, या फिर वो आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी आपके अलावा आपको कुछ भी कह रहा है जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है या फिर आपको स्ट्रेस में डाल रहा है, आपको अपने आप पे फर्क नहीं डालना है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि मैं इसका मुंह कैसे बंद करवाऊं, या मैं इसको वापस पलट के बोल देता हूँ, या मैं इसको चुप करा देता हूँ। यार कोई फायदा नहीं होगा, पता है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, वो बंदा कभी चुप नहीं बैठने वाला है। सो ऑल यू कैन डू इज जस्ट अपने, ठीक है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और आगे बढ़ो यार, क्योंकि कोई फर्क नहीं डालना है किसी भी इंसान के बाद से, या कोई क्या कह रहा है। इट इज योर लाइफ, इट इज योर जर्नी, एंड यू हैव टू टैकल इट, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो जॉनी सिंह की मैं कॉल्स नहीं उठाता हूँ उनके, जॉनी कॉल उठाओ, सुनो, ठीक है, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, ठीक है, हम उनको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, हम उनकी बात भी सुन रहे हैं, और मेरा माइंड मैंने इतना स्टेबल बना लिया, या इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है दैट आई डोंट केयर अबाउट व्हाट एनीवन इज सेइंग। मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे ताने मार रहा है या कोई मुझे टॉन्ट कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स, योर पीस ऑफ माइंड मैटर्स, एंड अल्टीमेटली आप खुद अपने पीस ऑफ माइंड के कंट्रोल में होते हो, मतलब यू आर द वन हु इज कंट्रोलिंग योर माइंड। आपके रिलेटिव्स आपके माइंड को कंट्रोल करने लग जाए, वो आई थिंक हमारी ही गलती होती है। सो वी शुडंट डू दैट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय आयुष, ये सही ऑप्शन है, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक
मत यार, ब्लॉक नहीं करते रिलेटिव्स को, ठीक है, इनको टैक्टिकली हैंडल करो, ब्लॉक नहीं करते यार, ये गलत बात है। एंड इवन आशीष, रिजल्ट्स के डे पे सबसे ज्यादा कॉल रिलेटिव से ही आते हैं। ओ भाई, इनको सबसे पहले कुछ, अरे बेटा के हो रिजल्ट, मतलब आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग मारवाड़ी, मतलब लोग फोन करेंगे, अरे तेरा छोरो पास होगा, अरे मेरा छोरो तो फिर फेल होगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन यार। ठीक है, आप कम्युनिटी में हो, ये होगा, बट ठीक है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ो यार, अवॉइड करो। ठीक है, तो हम भी इस चीज को अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार ये एक बहुत भयानक क्वेश्चन है। हाँ जॉनी, ये होता है, पास को नहीं हो पाया। रेड कम टू क्वेश्चन नंबर 7। मेरा तो अब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, कभी किसी दिन तो मैं 10-12 घंटे पढ़ता हूँ और कभी कभी तो मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता यार। आई विल से दिस वन, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन हमने ये इसलिए फ्रेम करवाया था क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मैं ना यहाँ पे एक डायलॉग रीआइट्रेट करूंगा। कोटा फैक्ट्री अगर आप लोगों ने देखा होगा वेब सीरीज, तो मेरे को पता नहीं है, अगर आपने किसी ने देखा होगा तो उसमें एक कैरेक्टर है जीतू भैया नाम का, उसने ना वहाँ पे एक डायलॉग किया था कि यार आपको अगर कोई भी चीज करना है ना, और अगर आपको लग रहा है उससे वो नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप डेयर बना लो। ठीक है, और डेयर क्या होता है ना, वो सीधे के सीधे हमारे ईगो के साथ कनेक्टेड होता है, और जब कोई चीज ईगो पे लग जाती है ना, तो चीजें हमारे लिए डुएबल हो जाती है। लेट्स से अगर आपको पता है कि आप 6 घंटे बैठ पाते हो, लेकिन आपको 10 या 12 घंटा स्ट्रेच करना है उस चीज को बैठने के लिए, तो बैठो यार, उठो मत, ठान लो कि बैठना है यहाँ पे, बस कैसे भी इस चेयर से उठूंगा नहीं मैं। हाँ यार, बाथरूम वाथरूम लगेगा तो उठोगे, प्रैक्टिकली जो उठना है उठोगे, बट हाँ पढ़ाई को छोड़ के नहीं उठोगे। मतलब अगर मैं 10 घंटा 10-12 घंटा इफेक्टिव पढ़ाई बोल रहा हूँ, तो यार कम से कम 15 घंटा बैठे होंगे उस चेयर पे, तभी 10-12 घंटा इफेक्टिव पढ़ाई होगी। तो उस चीज को डेयर बना लो कि यार मैं जब तक मेरा आउटपुट नहीं आएगा 8 से 9 घंटे का, यार डेयर बना दो, डेयर डेयर। तो टेक इट एज ए चैलेंज टू योरसेल्फ, यार मेरे को तो बैठना है 10-12 घंटे, 10-12 घंटे का मैं आउटपुट निकाल के जाऊंगा यहाँ से। आज मैं उठूंगा तो रात को मैं सोने के पहले मैं ये बोल पाऊंगा अपने आप को, मैंने 10-12 घंटे का आउटपुट दिया है। ये एक दिन में नहीं आएगा यार, इस टाइम लगेगा आपको, 6-7-8-9 दिन लगेंगे, तब जाके आप थोड़े से हैबिचुएटेड होंगे, जहाँ पे आप 6 घंटे से 7 घंटे, 7 घंटे से 8 घंटे, एटलीस्ट एक प्रोसेस चालू हो जाएगा। या हर्षिता, दैट इज द थिंग, कंसिस्टेंसी जो मेंटेन होगी ना, वो ऐसे ही आएगी। लेट्स से आपने डे 1 पे 6 घंटे बैठा है, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट डे का टारगेट आप एक बार में 15 घंटे मत कर लेना यार, नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपने डे 1 के लिए टारगेट किया 6 घंटा, डे 2 के लिए आपने बोला 7 घंटे, एक एक घंटे करके बढ़ाओ, तो क्या होगा, एंड ऑफ डे 10 और इवन एट द एंड ऑफ डे 4 और 5 आप 10 घंटा पढ़ रहे होंगे, और वो आपके ब्रेन को इम्पैक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने ग्रेजुअल लीप लिया है। अगर आप वही बोलोगे नहीं यार 6 घंटे हो, मैं परेशान हो गया, मेरे को कल से 15 घंटे बैठना है, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ आप 6 घंटे भी नहीं पढ़ोगे। उससे अच्छा एक एक घंटे करके बढ़ाओ धीरे धीरे, आप अल्टीमेटली 10 या 9 दिन में आप उस स्टेज पे आ जाओगे जहाँ पे 10-11 घंटे पढ़ रहोगे। बट यार ठीक है, अगर लेट से आपने वीक में 5-6 दिन 10-12 घंटे पढ़े, और आप लेट से संडे को आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो यार ठीक है, सबको ब्रेक का हक है, हम भी स्टूडेंट है, हमें ब्रेक का हक है यार। आपका जो ब्रेन है वो थकता है, जरूरी नहीं है रोज 14 घंटे या 15 घंटे स्टॉक करना ही है आपको, राइट। जॉनी का एक क्वेश्चन आया है, मेनी पीपल टेक टू मच ब्रेक्स एंड यूज देयर फोन व्हिच इज नॉट अ गुड मेनी टाइम्स। यार मैं इसके लिए बताता हूँ, मैं क्या करता था, मैं फोन को स्विच ऑफ करके जब मैं पढ़ाई करता था, मैं हर 2 घंटे या 3 घंटे में ब्रेक लेता था। ठीक है, मैं अपना फोन को ना ड्रॉर में रख देता था, जो, और वो ड्रॉर मेरे बेड के पास था, और मैं स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ता था। तो यार आपको ये ना खुद करना पड़ेगा, जब तक आप नहीं चाहोगे ना कि मेरे को फोन नहीं यूज करना है, तब तक आपको कोई नहीं यूज करवा सकता यार। या फिर मम्मी को पकड़ा दो फोन, या पापा को दे दो कि यार मेरे को भी फोन नहीं चाहिए, आप रख लो, और उनसे आप बार बार मांगने जाओगे तो पड़ जाएगी, फिर तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, राइट। आयुष का एक क्वेश्चन है, इज स्टडी विद फ्रेंड्स और ग्रुप इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वर्क। यार देखो, ये काम करता है कब, जब लेट से आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप चारों फ्रेंड बैठे हो, आप साथ में नहीं बैठे हो, अपने अपने घर पे बैठे हो, आप कनेक्टेड हो वाया एनी मीडियम, जैसे व्हाट्सएप या कहीं से भी, आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने बोला कि चल यार एक काम करते हैं, आज इस चैप्टर का मॉक टेस्ट देते हैं, 2 सवाल उठाते हैं, एक काम कर प्रैक्टिस में बोल, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 7 हम लोग दोनों सॉल्व करते हैं, और आपस में एक दूसरा को हम लोग अपना बुक्स दे देंगे, कॉपीज दे देंगे, चेक करने के लिए, यार तू मेरा चेक कर, मैं तेरा चेक करता हूँ, तो उससे इंप्रूवमेंट आ सकता है। बट यार आप जब साथ में बैठ के पढ़ाई करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, हम बातें ज्यादा करते हैं और पढ़ाई कम करते हैं। तो आयुष, ये एक थोड़ा डाइसी सिचुएशन है यार, ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कैसे आप इस चीज को लेना चाहते हो। कुछ लोग इसको लेते हैं कि हाँ चल ठीक है, बैठ जाते हैं, इनको सीरियसली पढ़ाई भी करते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे तो नहीं पढ़ पाते, राइट। ओके, देयर इज आई एम अ मदर ऑफ 6 month old, कांग्रेचुलेशंस मैम, आई अंडरस्टैंड दैट
यू आर वेरी ब्रेव। आई थिंक ये यार सीए तो छोटी चीज है, आप जब 6 महीने के बच्चे को संभाल रहे हो तो सीए तो आप आराम से निकाल लोगे। कांट गेट मोर देन 4 to 5 hours टू स्टडी। Should I go for my exams in November 20? Ma'am, what I would suggest, see आप सीन्स अगर 4 to 5 hours स्पेयर कर पा रहे हो तो आप ब्रोकन फॉर्म में एग्जाम दे दो, एक ग्रुप और एक ग्रुप करके, जैसे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 करके दे दो, तो आप इस अटेम्प्ट के लिए एक ग्रुप अपेयर कर सकते हो और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक और ग्रुप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड यार 6 महीने का बच्चा है, उसे आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक आप ब्रोकन फॉर्म ऑफ ग्रुप में अप्रोच जाओगे तो आप आराम से November 20 का एग्जाम एक ग्रुप के लिए तो लिख सकते हो, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है मैम, आप आराम से कर सकते हो। लेट्स से अगर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। I think Disha, I had this to add. I think in case you have something to add, please add on to this. या सो आशीष, एक कंसिस्टेंसी के लिए ना एक चीज मैं बताना चाहूंगी। सो देयर इज समथिंग दैट आई फॉलोड एंड जिसको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी, एंड दैट इज कि एक रूटीन फॉलो करो कि रोज सुबह उठ करके देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू टेल योर ब्रेन, टेल योर माइंड। उसको चाहे तो लिख लो या तो एफर्मेशंस बना लो अपने एक कॉपी में, और उसको रोज सुबह उठ करके रीड कर लो या अपने आप से बातें करते करते बोल लो। यही सेम चीज आप रात को भी करो। जैसे फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ, सो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि दिशा तुम्हारा अटेम्प्ट आ रहा है, तुम्हारे अटेम्प्ट में 2 महीने बचे हैं, दिशा तुम्हें क्लियर करना है, तुम्हें इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को क्लियर करना है, तुम्हें सीए बनना है। सो आज का तुम्हारा जो गोल है, तुम 10 घंटे 12 घंटे का जो भी व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, तुम्हें इस गोल को कंप्लीट करना है, तुम्हें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। जस्ट गिव योरसेल्फ 5 minutes, टॉक टू योर ब्रेन, अपने आप को बताओ कि आज के लिए मैं क्या प्लान कर रही हूँ और क्या मुझे अचीव करना है। यही सेम चीज रात को सोने से पहले भी करो नेक्स्ट डे के लिए। तो एक बार आप अपने देखो, जब भी आप अपने दिमाग को सोने से पहले कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, रात भर में आपका दिमाग उस चीज को सिंक इन करने की कोशिश करता है और आपके दिमाग में वो चीज अच्छे से बैठ जाती है। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती है? समझो इस चीज को कि कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम अपने गोल पे उतना ज्यादा फोकस्ड नहीं है। ठीक है, एक तो चीज हो गई कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है, दैट इज नॉर्मल, वो होता है, एक टाइम के बाद बोर होते हो। बट डेली क्यों ऐसा हो रहा है कि आप सोचते हो कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और पढ़ते हो आप 2 घंटे? तो रोज ये एफर्मेशंस, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बना लो और उसको रोज अपने दिमाग को 5 मिनट सुबह के टाइम और 5 मिनट सोने से पहले उस चीज को अपने दिमाग में बोलो। विद इन अ वीक आई थिंक आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे। So that is one thing I would suggest. And to add on to that question जो मैम ने पूछा था कि you are taking care of a 6 month old. So I would say देखो, टाइम चाहे जितना भी हो मैम आपके पास, लेकिन I would say कि आप प्लीज पेपर जरूर लिखो, बिकॉज आई थिंक आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज से। यू गेट टू नो योर मिस्टेक्स, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर, आई थिंक दैट इज परफेक्टली फाइन, इट्स ओके, बिकॉज देयर आर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ। But still, I would suggest you that you give the papers and just for practice के लिए ही सही। तो फिर आप ये सोच के दो कि मेरे को क्लियर करना है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा जिससे आप आगे और बेटर परफॉर्म कर पाओगे। I think that is what I want to suggest. And just a few questions. Disha, I've almost addressed all the questions. I think we can move to the next one. अच्छा, okay, ठीक है। So the next question is at your end, Ashish. अच्छा, जॉब ज्वाइन कर लूं पार्ट टाइम? यार ये मैंने किया था। मैंने लास्ट अटेम्प्ट जब दिया था नवंबर 2018 का, तो उसके बाद मेरे को लगा था यार फिर फेल हो जाऊंगा, क्या लगता है, बट एट सम स्टेज यू हैव टू टेक अ कॉशियस कॉल। यार अब नहीं हो रहा है तो लेट्स से कि ठीक है, इसको जॉब के साथ कपल अप कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा अर्निंग चालू कर दो, तो उससे भी एक होता है कि ब्रेन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, तो मे बी कहीं हेल्प करता है। तो आई रिमेम्बर मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, उसके आई थिंक फ्राइडे को एग्जाम खत्म हुआ था एंड मंडे से मेरी ज्वाइनिंग थी। So I have worked with Diageo. Basically, ये कंपनी है जो जॉनी वॉकर बनाती है. It is one of the world's biggest spirit manufacturing company. तो इनके साथ मैंने 4 months का internship किया था. And I remember, एक second, Malik is someone who want to speak something. Yes, Malik, you can unmute yourself and just give me a minute. I will complete this part, then you can speak. Will that be okay for you? Sure. Okay. So what happened? Like मैं बता रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि यार क्या करे, जॉब कैसे ढूंढे। तो यार लेट्स से अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको जॉब लेना है तो यार कहीं ऐसा लो जहाँ पे आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं देना पड़े। लेट्स से वर्किंग आवर्स शुड बी समवेयर अराउंड 7 to 8, जिसके बाद आप रोज 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लो, मतलब घर आके भी, एंड सुबह आप जल्दी उठ के आप वो
मैं क्या बोलूँ, वो पेन लेने को तैयार हो जहाँ पे आप अपने लेट्स से अपनी स्लीप आवर्स को आप 4 या 5 घंटे कर देते हो, अगर आप वो पेन लेने को तैयार हो तो आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। मैंने किया था, बट मैंने एग्जाम्स के बाद किया था। एग्जाम्स और रिजल्ट के बीच वाला जो ड्यूरेशन होता है ना, उसमें मैंने किया था। तो और मैं अगर बताऊं मैंने अप्रोच कैसे किया था इसके लिए, तो मैंने इंटर्नशाला की एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन की थी। तो मैं पिछले 3 महीने से खोज रहा था, उसके बाद मेरे को ये मिला था। एंड उसके बीच में मैंने अपने आर्टिकलशिप वाली पुरानी ऑफिस थी, वहां के भी थोड़े बहुत मैं काम करता था जब मैं मतलब एग्जाम दे देता था, उसके बाद जब मैं वेट कर रहा होता रिजल्ट के लिए। फिर मैंने बीच में एक सीए फर्म है कैलकाटा में, उनके क्लियर टैक्स का पोर्टल संभाला था, जहाँ पे मैं उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न लगाता था। तो यार ये सारी ना छोटे छोटे जो जॉब्स होते हैं ना, जिससे लेट्स से आपको 10,000 15,000 रुपए मिल जाते हैं, तो ये सब आप कर सकते हो रादर देन गोइंग फॉर अ फुल टाइम जॉब, क्योंकि यार वहां पे ना इंगेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। फिर आपका ना पढ़ाई से मन थोड़ा थोड़ा ना हटने लग जाता है, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। यार लेट्स से अगर आपको सीए बनना है, आपने ये ठान लिया है कि यार ठीक है चलो मेरे 3 अटेम्प्ट लग गए 4 अटेम्प्ट लग गए, लेकिन मेरे को सीए बनना है 5वें अटेम्प्ट पे या फिर 6ठे अटेम्प्ट पे लेट्स से, तो गाइज तो ये समझो आप, तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइज कि मतलब जॉब कब ज्वाइन करना है कब नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है। लेट्स से अगर आपने जॉब ज्वाइन करना है कोई छोटे सीए फर्म में कर लो आप। लेट्स से कोई बड़ा छोटा नहीं होता यार फ्रेटर्निटी में, बट हाँ मतलब एज अ टर्म जो हम यूज करते हैं, कोई छोटे सीए फर्म में कर लो जहाँ पे आपको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ना। तो वो मैं बोलना चाहता हूँ कि जॉब ज्वाइन करो, लेकिन अगर लेट्स से आपने ये कॉल ले लिया कि आपको सीए छोड़ के जॉब ज्वाइन करना है, तब तो आप फॉर्मल अच्छा जॉब ज्वाइन कर लो कहीं से भी, राइट। ये कह तो क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जॉनी आई एम नॉट कंप्लीटली ओके विद योर क्वेश्चन यार, थोड़ा सा इसको ब्रीफ इलाबोरेट करेगा? Right, I think that was all from my end. Disha, I think we can move to the next slide and complete that ASAP, and then I think these guys can start asking their own questions. I think before that, एक बार Malik wanted to say हाँ something. हाँ, right. Malik, can you please put yourself on unmute and bring up your question? Sure, sir. Am I audible, sir? Yes, Yes. Malik, you are. Oh, so thank you so much, sir, first of all, to giving this opportunity to speak something. So basically, sir, my question is like हमें consistency तो रखनी है. This is the best one. हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है या फिर पहले एक सब्जेक्ट को निपटा लें अच्छे से फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाएं, या फिर मतलब ऐसे पहुंच पहुंच सी मलिक, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मतलब मैं दिशा का भी ओपिनियन इस पे लूंगा, बट मैं अगर दिशा आई एम स्टार्टिंग विद दिस राइट, राइट। तो मलिक मैं क्या सजेस्ट करता हूँ यार कि आप क्या होता है ना, लेट्स से आप अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना बोर होने लग जाते हो। तो मैं पर्सनली क्या करता था, मैं एक साथ ना 2 सब्जेक्ट उठाता था, एक थियोरी और एक प्रैक्टिकल। तो क्या होता था, मैं दिन में बैठ के थियोरी पढ़ लेता था, क्योंकि यार रात को अगर आप थियोरी पढ़ने बैठोगे ना, कसम से बता रहा हूँ बहुत सो जाओगे ऑलमोस्ट ऐसे लॉ ऑडिट ऐसे इतनी मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली सब्जेक्ट होती है ना, कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तो यार नींद आ जाएगी। तो मैं क्या करता था, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे पे मैं थियरी सब्जेक्ट पढ़ लेता था, एंड रात को सीन्स प्रैक्टिकल इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, मैं प्रैक्टिकल लेता था एक सब्जेक्ट। एंड आप अगर देखोगे ना, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है चार सब्जेक्ट है, तो उसमें आप अगर देखोगे तो दो दो प्रैक्टिकल और 2 थियरी आपको मिल ही जाएंगे। अगर सिमिलरली ग्रुप 2 में भी देखोगे, तो आप अगर वैसे सेग्रीगेट करके पढ़ते हो ना, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा अप्रोच रहता है। तो आप एक सब्जेक्ट से बोर भी नहीं होते और आपका इंटरेस्ट बना रहता है। Disha, would you like to add something to this? आई थिंक मैं भी हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत टेकअप करो, 2 से कम भी मत टेकअप करो। एक करोगे तो बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, 3 या 4 करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू कैन मेक। बट इनिशियली मैं क्या करती थी, मैं थ्योरी को सुबह करती थी, मतलब 3 to 4 आवर्स जैसे मैंने थ्योरी उठा ली। बट इवेंचुअली बिकॉज मेरे को ना अपना फोकस प्रैक्टिकल पे ज्यादा देना था, तो आई प्रेफर्ड कि मैं सुबह 4 घंटे सबसे पहले जो स्लॉट होता था वो प्रैक्टिकल कर लूं। बट आई थिंक वो आप अपने कन्वीनियंस पे कर सकते हो, मतलब इफ यू वांट टू। हाँ, बट एकदम रात को अगर आप 10 बजे वाले स्लॉट में 1 घंटे के स्लॉट में अगर आप थ्योरी उठाओगे तो हाँ, यस, दैट वुड बी वेरी बोरिंग और आपको नींद आ जाएगी। सो आई थिंक वो फिर आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो कि डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या करना है उस हिसाब से। सो दैट Right. इज। Malik, I hope this answers your questions. Okay, yes, great. sir. Yes, sir. I got it. I got it. Okay. Thank you so much, Johnny, sir. Johnny, I would request you to यार unmute करके आप अपना क्वेश्चन पूछ लो।
यार ऋतिका, आप तो बच्चे को मतलब पहले से ये बना दोगे, हाँ। ये वो हो जाएगा महाभारत वाला हाल, जहाँ पे वो था ना, अर्जुन के बेटे को क्या नाम था, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उनको खाली ये पता था कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है, लेकिन बाहर कैसे निकलना अभिमन्यु। है। या अभिमन्यु, राइट, अभिमन्यु को ये पता था कि उसे पहले ही पता चल गया था। राइट राइट। ओके ऋषभ, आप अपने आप को अनम्यूट के बता सकते हो क्या क्वेश्चन है यार आपके? हाउ टू ग्रो सीए रिलेटेड एफबी एंड इंस्टा पेजेस। आई थिंक रुक जाते हैं एक बार, थोड़े देर में। आई थिंक प्रोटेनिटी टीम विल बी रियली हेल्पफुल इन like suggesting you with that. I think we will move down to the next question जो हमारे पास है। यार देखो, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन ऑफ यू। राहुल को हमने पास करा दी, ठीक है। दिशा, आप बताओ यार, राहुल से आप मिलने गए थे तो क्या हुआ था? So पप्पू पास हो गया है, राहुल पास हो गया है। So finally we went to congratulate सीए राहुल, but guess what, वो तो अभी भी परेशान था। अभी भी उसको ये शांति नहीं थी कि वो सीए बन गया है and he has achieved what he wanted. So following were the concerns which were shared by Rahul with us. पहला कि इतने अटेम्प्ट्स लग गए हैं तो अब क्या ही अच्छी जॉब मिलेगी। तो मेरे 4 अटेम्प्ट लगे थे और आशीष के भी 4 अटेम्प्ट लगे थे। आशीष ने अपना करियर स्टार्ट किया था EY इंडिया के साथ, एंड करेंटली आशीष इज वर्किंग विद PwC इंडिया ओनली, इंडिया प्रैक्टिस ओनली। एंड मैंने स्टार्ट किया था प्रोटिविटी के साथ, व्हिच इज अ कंसल्टिंग फर्म, एंड मैं अभी भी आई हैव बीन वर्किंग देयर सिंस अराउंड 3 इयर्स। सो ऐसा नहीं है कि अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आई एम श्योर आप सबने सुना होगा कि बिग फोर तो सिर्फ 3 अटेम्प्ट तक के लोगों को ही उठाता है, बट आशीष के 4 अटेम्प्ट थे, बट स्टिल बिग फोर ने आशीष को भी रिक्रूट किया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। हो सकता है कि इनिशियली आपको वो अपनी डिजायरेबल कंपनी में जॉब ना मिले, बट इवेंचुअली गाइज 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स डाउन द लाइन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से कि आपने कितने अटेम्प्ट्स लगाए हैं। वो आपसे 2 साल बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई तेरे कितने अटेम्प्ट लगे थे, ठीक है। इनिशियली यस, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट वो भी केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। बट ऐसा कंक्लूड कर देना, ऐसा बिल्कुल बोल देना कि नहीं भाई मेरे तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लगे हैं तो मेरी अच्छी जॉब नहीं लगेगी, या फिर इस वजह से सीए छोड़ देना जबकि आपका सीए करने का बहुत ज्यादा मन था, तो ये चीज मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। क्योंकि मेरे को भी जब मैंने अपना कैंपस में एनरोल किया था तो मेरे को मतलब अच्छी कंपनी से शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, ठीक है, इवन आशीष को भी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप इतना ज्यादा परेशान हो जाओ। एंड दूसरी चीज, एक जो लास्ट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, यार इस टाइम पे जब आप सीए के लिए पढ़ रहे हो ना, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट। ये इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं कि मैं पास हो जाऊं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं पास हो भी गया तो उससे फायदा क्या होगा। मतलब आप अपने लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, आप अपने आप को ये एक इंडिकेशन दे रहे हो कि भाई तू पास भी हो गया तो भी फर्क क्या पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट राहुल, कि डोंट गो ऑन दैट कि भाई मेरे ज्यादा अटेम्प्ट लगेंगे तो मेरा क्या होगा। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड कंसर्न जो राहुल का था, which will be taken up by Ashish. यार सेकंड ये था, कैंपस से कॉल आने से रहा, तो मतलब मैं इस पे देखो ज्ञान तो दे नहीं सकता क्योंकि कैंपस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मतलब मेरे और दिशा के मैं बता दूं तो दिशा के 4 कंपनी से कॉल आए थे, ठीक है। मेरे को अगर एग्जैक्टली मैं नाम दूं तो शायद PwC से 2 बार कॉल आया था उनके पास, राउंड 1 राउंड 2 में। इंडिया बुल से कॉल आया था उनके पास, एक कोई पर्टिकुलर सीए फर्म से आई थी दिल्ली की, एंड फोर्थ वन वाज दिशा, व्हिच वाज द फोर्थ कंपनी? PwC SDC बोल दिया दिशा अच्छा हाँ अच्छा PwC से आया था, राइट राइट। और मैं अगर अपना बताऊं, मेरे पास आए थे 3 कंपनी से कॉल। एक थी जेनपैक जो हमारा मास रिक्रूटर होता है, दूसरा था ICICI बैंक, एंड तीसरा मेरे पास डेलोइट से कॉल आया था। तो यार मैं बता रहा हूँ ना, अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि आपका CV कितना स्ट्रॉन्ग है। और यार सीधी सी बात है, लेट्स से आप इंटरव्यूअर ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है ना यार, उसके बाद तो पूरा गेम आपका है। आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आपने अगर अपनी कंसेप्ट को सही रख के रखा है, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है वो जॉब को लेके निकलने से यार। क्योंकि किसी को ये नहीं चाहिए कि मेरे को रट्टू तोता मिल जाए, बस मेरे को ये चाहिए जो बंदा कंसेप्चुअली क्लियर हो,
उसे मैं फील्ड पे भेजूं, वो एग्जीक्यूट करे और रिजल्ट्स निकाल के। आपने तो सुना ही होगा कि कितने बार ऐसा होता है कि रैंकर्स को भी कंपनियां 2 महीने में निकाल देती है। क्यों? क्योंकि उनको वो टेक्निकल एक्यूमेंट नहीं होती है उनमें यार। सीधी सी बात है, आप अगर टेक्निकली इक्विप्ड हो, आपके अंदर एफिशिएंसी है, तो कोई आपको जॉब लेने से रोक नहीं सकता। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद। यार हमने भी दिया ना, हमने भी अटेम्प्ट लगाए, लेकिन हमें जॉब मिली है ना आज, एंड आई थिंक हम अपने करियर पे अच्छा ही कर रहे हैं। तो यार जब मौका मिलेगा ना, तो हम करके हिला देंगे सब। सिंपल सा बात है। I'm really sorry for getting a bit emotional on that, but yeah, I've heard this from multiple people. यार अटेम्प्ट लग गया, जॉब नहीं मिलेगा। यार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यार? अपने पे भरोसा रखना।